और लिगैंड के प्रकार में से आपने अधिकांश प्रकार तो पढ़ रखे हैं। लिगैंड्स के और भी जो वर्गीकरण है उन रूपों को अगर पढ़ते हैं तो अगला है, कहता है उभय दंतुक लिगैंड किसको कहते हैं, या उभय दंतुक लिगैंड का एक और नाम है एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। उभय दंतुक कह दे या एम्बीडेंटेट लिगैंड्स कह दे। देखो मैं कुछ इसको समझाता हूँ, ये डिफिनीशन जो लिखी है इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। देखो होता क्या है, अगर आपके पास लिगैंड के फॉर्म में NH3 है जिसको एमीन या एमाइन कहते हैं, और मैं इसमें पूछता हूँ आपके पास इस एमीन के फॉर्मूले में दाता परमाणु कौन है, आप कहोगे सर जी इसमें से तो दाता परमाणु N है, क्योंकि N के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जिनके बॉन्ड नहीं बनाने में हिस्से हैं, अर्थात इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा दाता परमाणु। लेकिन अपने यहाँ कुछ लिगैंड ऐसे भी हैं, देखो मेरे पास जैसे एक लिगैंड ये है Cn माइनस चार्ज, इसमें दाता परमाणु का कार्य कभी कभी कार्बन भी करता है और कभी कभी नाइट्रोजन भी करता है। हाँ ये बात जरूर है कि जब दाता परमाणु का कार्य कार्बन करेगा तो नाइट्रोजन उस समय दाता परमाणु का कार्य नहीं करेगा, और जब नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेगा तो फिर उस समय कार्बन दाता परमाणु का कार्य नहीं करेगा। मतलब दोनों के ही पास अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा अधिक मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन उस समय किया क्या गया है, इस हिसाब से तो दाता परमाणु दोनों होने चाहिए, लेकिन इनकी विशेषता यह है अगर दाता परमाणु कार्बन बन गया तो नाइट्रोजन फिर अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ही संभाल के रख लेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनों से उपसह संयोजक बंध नहीं बनाएगा। लेकिन अगर बाई चांस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉनों से उपसह संयोजक बंध बना लिया है, खुद को दाता परमाणु बना लिया है, तो फिर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेगा और उपसह संयोजक बंध बनाने में अपने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो जब कोई भी ऐसा लिगैंड मिल जाए जिसके पास दाता परमाणुओं की संख्या तो एक से अधिक हो, अर्थात कार्बन भी दाता परमाणु हो सकता है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु हो सकता है, लेकिन जब कभी उपसह संयोजक आबंध बनाने का नंबर आए तो फिर उन दोनों में से केवल एक ही परमाणु उपसह संयोजक बंध का निर्माण करे। अगर कार्बन ने बना लिया उपसह संयोजक बंध या कार्बन के द्वारा बॉन्डिंग की गई तो फिर नाइट्रोजन जो है वो कोई भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। अगर नाइट्रोजन ने अपने उपसह संयोजक बंध बना लिया तो फिर कार्बन बॉन्डिंग नहीं करेगा। इस प्रकार के लिगैंड्स को आप कहते हो उभय दंतुक लिगैंड। आप डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। कहता है एक ऐसा लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, हाँ इसमें से दोनों दाता परमाणु थे, परंतु उपसह संयोजक आबंध का निर्माण केवल एक ही परमाणु कर पाता है। केवल एक का मतलब चाहे कार्बन कर ले और चाहे नाइट्रोजन। कुछ बच्चों का यह भी मानना होता है, कहता है सर जी अगर कार्बन करेगा डेटिव बॉन्ड का निर्माण तो फिर हम उस समूह को क्या कहेंगे? क्या कार्बन जब डेटिव बॉन्ड बनाएगा उपसह संयोजक बंध बनाएगा और जब नाइट्रोजन उपसह संयोजक बंध बनाएगा, क्या दोनों के नाम सेम होने चाहिए? तो इस बात का अर्थ है दोनों का भैया नाम सेम नहीं होना चाहिए। जब बेटा कार्बन बॉन्डिंग करेगा या कार्बन बॉन्ड बनाएगा, बेटा इस CN ग्रुप को आप कहते हो साइनाइडो ग्रुप या साइनो ग्रुप भी कह सकते हो। चाहे आप साइनाइडो ग्रुप कह दो बेटा, आप इसको एक नाम और भी कह सकते हो, साइनो ग्रुप भी कह सकते हो। लेकिन जब वही दाता परमाणु का कार्य नाइट्रोजन करेगा और नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड का निर्माण करेगा तो फिर बेटा जो भी ग्रुप बनकर तैयार होगा उसको जानते हो क्या कहेंगे? आइसो साइनाइडो, या आप दूसरा नाम भी इसका जानते होंगे आइसो साइनो ग्रुप। तो एग्जाम्पल पर आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। अगर कार्बन ने डेटिव बॉन्ड बनाया साइनाइडो ग्रुप, अगर नाइट्रोजन ने डेटिव बॉन्ड बनाया आइसो साइनाइडो ग्रुप। एक ग्रुप और है जो एम्बीडेंटेट लिगैंड के रूप में यूज में आता है जिसका नाम है NO2 माइनस चार्ज। इनमें से नाइट्रोजन भी कार्य करता है दाता परमाणु का, ऑक्सीजन भी दाता परमाणु का कार्य करता है,
लेकिन अब बात है कि बॉन्ड तो केवल एक ही बनाएगा, उपसहसंयोजक नाइट्रोजन बना लेगा तो ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन बना लेगा तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। तो जिस समय नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड का निर्माण करेगा या नाइट्रोजन उपसहसंयोजक आबंध का निर्माण करेगा बेटा, उस समय इस NO2 वाले ग्रुप को आप कहोगे नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, या नाइट्रो केवल लिख दो। आप ग्रुप नहीं लिखना चाहते, आप केवल नाइट्रो कह दो, उसको नाइट्रो पढ़ेंगे। लेकिन जब बेटा ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बनाएगा, तो उस समय ऑक्सीजन जो दाता परमाणु का कार्य करेगा बेटा, इसका नाम है नाइट्राइटो। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान रखना है। ये दो ऐसे लिगेंड हैं, जब Cn- चार्ज लिगेंड के फॉर्म में आता है ये दो प्रकार से अटैच हो सकता है। जब NO2 लिगेंड के फॉर्म में आता है इसको भी आप दो प्रकार से अटैच कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को ही दो प्रकार से अटैच कर सकते हो। आप ऐसे लिगेंड्स को कहते हो उभय दंतुक लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसके बाद बेटा आपके यहाँ एक परिभाषा और आती है, या एक आर्टिकल आता है, बहुत अधिक पूछा जाने वाला आर्टिकल है। और कभी बच्चे तो क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा या इसके नाम को देखकर ही छोड़ाते हैं, कहते भैया इसका नाम खतरनाक है, इसको कभी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद कीलेट, अंग्रेजी पर भी इसको कीलेट ही कहते हैं। इसमें से एक और बात को पढ़ेंगे, अगर कीलेट को पढ़ रहे हैं तो कीलेटीकरण भी पढ़ लेते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कीलेटिंग या कीलेशन। चलो मैं कीलेटिंग लिखे देता हूं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि इसका नाम हम लोगों ने देखा, मतलब हमने नहीं देखा, बच्चों ने देखा, इसका नाम कठिन लगा, पता नहीं क्या कीलेट वगैरह कह रहा था। बच्चों ने सोचा कि हम लोग लेट हो गए हैं, इसलिए कीलेट को पढ़ना जरूरी नहीं होगा और कीलेट को छोड़ाते हैं। जबकि बेटा कीलेट एक ऐसा आर्टिकल है जिसको बेटा पढ़ ही लेना चाहिए, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो मैं कीलेट को कैसे इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक उपसह संयोजक संकुल बनाता हूं, ध्यान देना देखो, और इसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। हमें क्या लगता है ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। एक देखो ये पदार्थ है, या आप कह सकते हो उपसह संयोजक संकुल है, और इस उपसह संयोजक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करता है कॉपर, या कॉपर इस समय कार्य कर रहा है, और इस पर मुझे लिगेंड लगाने हैं। ध्यान से देखना इसको, एक लिगेंड आप पढ़ रखे होंगे, शायद आपको याद ना भी हो तो भी भैया हमको तो लिखना ही पड़ेगा। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या याद आ रहा है? इसमें से दाता परमाणु कौन था? कार्बन की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन याद तो याद है सारी बातें। इसका एक और नाम था, नाम जब पढ़ने जाते थे एथिलीन डाइमीन। एक बार मैं इसको और बनाता हूं, ना समझ में आया लास्ट में भैया बताना, कीलेट नहीं समझ में आया है, दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। वैसे मैं क्या सोचता हूं, दोबारा से पढ़ाने का नंबर आना नहीं चाहिए, और दोबारा से पढ़ाने का नंबर आ रहा है इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। एक ही बार में सारा समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, दाता परमाणु तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कॉपर को। ये भी नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉपर को और उपसहसंयोजक आबंध का निर्माण करेगा। ये नाइट्रोजन भी अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉपर को, और ये नाइट्रोजन भी अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉपर को, कि ताकि बॉन्ड बनाए। हाँ, अगर चाहते हो और भी अच्छा लगना तो इस पर डबल प्लस चार्ज लगा सकते हो। अब कीलेट किसको कहते हैं? अगर कोई लिगेंड आपके पास ऐसा हो जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर छल्ले का निर्माण करता हो, वलय का निर्माण करता हो, रिंग का निर्माण करता हो, तो इस प्रकार के संकुल को आप क्या बोलते हो? कीलेट। और कीलेट बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कीलेटीकरण। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अब कहोगे सर जी देखो दोबारा से रिपीट करते हैं फिर। जब कोई लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु से इस प्रकार से जुड़े कि लिगेंड उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या किस रूप में जुड़े? छल्ले के रूप में, वलय के रूप में, या रिंग के रूप में, या रिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो भैया इस प्रकार के संकुल को आप क्या कहते हो? कीलेट।
और कीलेट बनाने की ही प्रक्रिया को, कीलेट बनाने की घटना को आप क्या कहते हो? कीलेटीकरण। अब कोई का बच्चा कहेगा सर जी कहां इसमें लिगैंड ने क्या छल्ला बना रखा है? ध्यान से देखो बेटा, देखो कॉपर से स्टार्ट करते हैं, ये बॉन्ड गए, देखो ये पूरा एक छल्ला बन गया कि नहीं बन गया? तो जब भी कोई लिगैंड छल्ले के रूप में जुड़ जाता है, किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से, तो इस प्रकार के संकुल को आप क्या कहते हो? कीलेट। और कीलेट बनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? कीलेटीकरण। अभी क्या है, नाम से देखकर अगर डर के निकाल के छोड़ देते इसको तो वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि है बिल्कुल सरल, इसमें से कठिनाई तो 1% का नहीं है। तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे बेटा, यहां से इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो कीलेट की, जब कोई लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ छल्ले, या छल्ले ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? वलय। वलय ना लिखना चाहो, अंग्रेजी में लिखना चाहो रिंग के रूप में जुड़ता है, तो इस प्रकार के लिगैंड को, तो इस प्रकार के लिगैंड को, तो इस प्रकार के लिगैंड को कीलेट लिगैंड, लिगैंड कहते हैं। और बेटा ये भी तो बता दिया जाए कि लिगैंड का इस छल्ले के रूप में जुड़ने की घटना, या लिगैंड का कीलेट बनाने की घटना, या उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? कीलेटीकरण। तथा लिगैंड द्वारा कीलेट बनाने की प्रक्रिया को कीलेटीकरण कहते हैं। तो ये तो बेटा कीलेट की बात होगी। इतने ही चीजों में देखो आपने इस पूरे को समझ लिया। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हो इसका नाम भी लिख सकते हैं, हालांकि नाम अभी समझ में नहीं आएगा, लिखना चाहो लिख लो। इसका नाम है बिस एथाइलिन डाइएमीन कॉपर सेकंड आयन। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है तो आप उससे परेशान मत होना कि भैया ये नाम सर जी ने क्या लिख दिया, हमारी तो हालत खराब हो गई। तो हालत खराब होने का कोई भी बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब नामकरण हम लोग सीख लें, इसके बाद आपकी बुक में कहीं पर भी अगर आपको एक भी यूपीएससी नाम ऐसा मिल जाए जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो बताना हमें, क्योंकि अभी हम नाम तो पढ़ा नहीं रहे, इसलिए हम उसको ज्यादा डिटेल में भी नहीं कर रहे। इसका नाम ऐसा है, इच्छा हो लिख सकते हैं, नहीं इच्छा हो नहीं लिख सकते। तो अगर नहीं भी लिखोगे तो भी अपनी परिभाषा पूरी कंप्लीट होगी। इसको पढ़ लेते हैं। कुछ विशेष शब्द हैं जिनको पढ़ना जरूरी रह जाता है, तो उन विशेष शब्दों को पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेते हैं आप। देखो अभी सबसे पहले क्या है कि कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपको एक उपसह संयोजक यौगिक दे दिया जाता है और कहता है बताइए कि इस उपसह संयोजक यौगिक का उपसह संयोजन संख्या क्या है। अगर ऐसा नहीं मांगता तो कहता है समन्वय संख्या बताइए, या ऐसा भी नहीं बतला तो कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताइएगा।
तो अगर आपसे इनमें से कोई भी शब्द पूछता है तो उसको बताएंगे कैसे, उसको समझेंगे कैसे। हालांकि डेफिनेशन भी डिमांड में रहती है, लेकिन सबसे पहले बताने के तरीके को पढ़ते हैं। परिभाषा तो हम लोग तुरंत बना लेंगे उसी समय। देखो समझो, मेरे पास एक उपसह संयोजक है, यौगिक है, जिसका नाम है K4FeCN6। ये वही उपसह संयोजक यौगिक है जिसको आपने सबसे पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट किया था। ये उपसह संयोजक यौगिक है। इसका अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो मैं एक काम करता हूं, इस आयन को नहीं लिखते हैं। इस आयन को नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, लिख दोगे तो भी काम चलता रहेगा, छोड़ते हैं इसको। इस पे निगेटिव चार्ज कितनी बार लगता है? 4 बार। अगर इतने बचे हुए भाग के सूत्र को बनाने की कोशिश करें तो बेटा आपको पता है Fe बीच में रहता है क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु है, और इसके चारों ओर कितने Cn रहते हैं? 6। तो मैं इसके चारों ओर 6 Cn भी लिखे देता हूं। 3 यहां लिखे देते हैं और 3 इधर लिखे देते हैं, देखो। और फिर आपको पता है ये Cn ग्रुप जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े देता है ताकि Cn Fe के साथ उपसह संयोजक आबंध बना सके। इस प्रकार से मैं अगर पूछूंगा आपसे, लिगैंड ने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसह संयोजक आबंध बनाकर तैयार किए हैं? आप कहोगे 6। अगर इसने 6 उपसह संयोजक आबंध बनाकर तैयार किए हैं तो उपसह संयोजन संख्या का मान भी क्या है? 6। जिसे किसी बच्चे को लिख कर दिखाना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। इस बात को ध्यान रखना। देखने से लग रहा है कि सर जी एक बार भी सूत्र दिखा दिया, बिल्कुल कन्फर्म है हम उपसह संयोजक संख्या तो बता करके ही आएंगे। कुछ बच्चे तो ये भी ध्यान लेते हैं, कहते सर जी Cn 6 थे वहीं से पता कर लेते, 6 Cn है 6 बॉन्ड बनाएंगे। आप फालतू में ये काम करते रहे। आपने उपसह संयोजक संख्या के लिए आपने तो बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर दिया और तब आप बता पाए। और हम तो इतने होशियार हैं कि हम फॉर्मूला देखते हैं और एक नजर में बता देते हैं कि उपसह संयोजक संख्या का मान 6 है, लेकिन जानते हो अभी इतना होशियार भी नहीं हो। गड़बड़ क्या? देखते हैं इसको, ये बीच में डिवाइड कर दें इसको, इतना आधा। एक सूत्र और बनाते हैं जो मैंने अभी 2 मिनट पहले जस्ट बनाया था। आपको याद है कीलेट को समझाने के लिए कॉपर बीच में था, इसके बाद कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा था कि NH2 CH2, फिर था CH2, थोड़ा सा और बॉन्ड बड़ा बना लेते हैं, CH2 और फिर यहां था NH2। कहोगे सर जी याद है बिल्कुल, और आपको तो ये भी याद है कि इन्होंने इनके साथ उपसह संयोजक बनाया, इनके साथ बनाया, और फिर एक फॉर्मूला यहां भी लिखा गया NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तभी आप खुश हो गए, कहने लगे सर जी ये वाले बॉन्ड भी तो बना दो, ये तो सारा का सारा याद है। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए इस फॉर्मूले को अगर पूरे को हम लिखने की कोशिश करें तो इस फॉर्मूले जानते हो क्या लिखोगे? इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे Cu। बेटा इस फॉर्मूले को अगर याद करो, पुरानी बात ध्यान दो, इसको आप En लिखते थे, इसको लिखोगे En का होल ट्वाइस। अब कोई कहेगा सर जी En का होल ट्वाइस क्यों लिख दिया? बेटा ये सूत्र पूरा मिलके En बनता था ना, तो एक एथिलीन डाइएमीन इधर, एक एथिलीन डाइएमीन उधर, और बेटा इस प्रकार से En का होल ट्वाइस। अब जरा इसको देखो, अगर यहां देखते हो तो उपसह संयोजक संख्या कितनी नजर आती है? 2, लेकिन वास्तव में बॉन्ड कितने बने हैं? 4। तो अगर बॉन्ड 4 बने हुए हैं और वैल्यू 2 लिख करके आ रहा है, इसका मतलब अगर आप इस संख्या को देखकर बता पा रहे हैं तो कुछ सूत्रों में तो आपका फॉर्मूला वर्क कर पा रहा है, लेकिन कुछ सूत्रों में आपका फॉर्मूला वर्क नहीं कर पा रहा है। यहां अगर इस फॉर्मूले में हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखने चलें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना? 2 या 4? हालांकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी मेहनत इसलिए बेकार नहीं जाएगी, हम अब एक सूत्र आपको लिख कर दिखाएंगे और वो सूत्र से कभी गड़बड़ी नहीं होगी। सूत्र क्या बनाएंगे? यही देखो सूत्र बना के रख देंगे, इसके इधर उधर जाने की जरूरत है ही नहीं भैया। अगर आपसे कोई व्यक्ति कोऑर्डिनेशन नंबर की डिमांड करे
तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिमांड करने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है लिगैंड की संख्या। आपको यह बतानी है कि लिगैंड की संख्या कितनी है और लिगैंड की संख्या के साथ गुणा कर देना है दंतुकता का। दंतुकता का मतलब समझो जरा, ये बताओ यार, CN की दंतुकता कितनी थी? मोनोडेंटेट था कि डाइडेंटेट था कि कौन सा था? ये तो कहोगे मोनोडेंटेट, क्योंकि एक दाता परमाणु था। दाता परमाणु एक है तो दंतुकता एक है। दंतुकता आपने एक लिखी इंटू लिगैंड की संख्या कितनी थी? 6। आपने 6 लिख दी तो आंसर भी कितना आ गया? 6। अब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। बेटा बताओ लिगैंड की संख्या कितनी है? 2। और दंतुकता देखना, तो एक लिगैंड की दंतुकता कितनी है? 2। अर्थात एक लिगैंड में कितने दाता परमाणु हैं? 2। ये नाइट्रोजन दोनों दाता ही परमाणु तो हैं, तो दाता परमाणुओं की संख्या 2। टोटल आंसर कितना आएगा? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 आ रहा था। तो कुल मिला के अगर आप ये भी नहीं समझना चाहते, एक तो ये फॉर्मूला पूरा काम करेगा। अगर आपको लगता है ये भी फॉर्मूला नहीं सीखना चाहते, तो बेटा स्ट्रक्चर बनाना जान जाओ। जितने डेटिव बॉन्ड उप सह संयोजक आबंध लिखे हों, आप उन उप सह संयोजक आबंधों की संख्या को ही गिनकर लेके लिख दीजिएगा। हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर मैं क्या सोचता हूं, देखो इसको हटाएं। अब हमसे ऐसे पूछते, देखो मैं यहां हूं, इधर देख भी नहीं रहा। हमसे कहता है कि एक उप सह संयोजक यौगिक है जिसमें लिगैंड की संख्या है 4 और उनकी दंतुकता है 1। तो पूछता है उप सह संयोजक संख्या कितनी होगी? तो लिगैंड 4, दंतुकता 1, 4 इंटू 1 बराबर 4। देखो एक और बात कहते हैं, कहता है सर जी एक हमने सूत्र देखा था, लिगैंड्स की संख्या 3 थी लेकिन प्रत्येक लिगैंड की दंतुकता थी 2। तो लिगैंड की संख्या थी 3, दंतुकता थी 2, तो मैं पूछूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। फिर उसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो इस प्रकार से ही आप आसानी से बता सकते हो चीजों को। आप लिगैंड की संख्या में दंतुकता का गुणा कर दो। हाँ, दंतुकता जरूरी है कि आपको यह जरूर समझना होगा, सूत्र देखते ही आप पहचान जाएगी इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, अर्थात दंतुकता कितनी है। तो एथिलीन डाइएमीन में 2 बार नाइट्रोजन आता है तो दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। इसलिए दंतुकता 2 हो गई। आप कहते हो सर सारी बातें तो सिखा दी, लेकिन एक बात अभी आप कर लेते, इसकी परिभाषा लिखकर दिखा देते। तो परिभाषा 2 प्रकार से बताई जा सकती है। सुनो देखो, जो मैथ का स्टूडेंट है वो मैथ की परिभाषा लिखेगा और जिसने मैथ नहीं ले रखी है वो साइंस की परिभाषा लिख लेगा। और बायो लिया है तो वो उस बेसिस पे परिभाषा लिखेगा। सुनो देखो, भी क्या लिखना मत। तो ये परिभाषा सबसे पहले मैथ वालों के लिए, किसी उप सह संयोजक यौगिक में लिगैंड्स की संख्या और दंतुकता के गुणनफल को ही कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। तो ये गुणनफल वाली बात हो गई मैथ के स्टूडेंट के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी उप सह संयोजक यौगिक में किसकी संख्या? लिगैंड्स की संख्या और उसकी दंतुकता के गुणनफल को ही उस उप सह संयोजक यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहा जाता है। ये तो मैथ वालों के लिए हो गया। साइंस वालों के लिए क्या प्रोजेक्ट है भैया? तो साइंस वालों के लिए प्रोजेक्ट है ये, किसी उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच जितने उप सह संयोजक आबंध बने होते हैं उन उप सह संयोजक आबंधों की संख्या को ही उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। ये भैया साइंस के लिए प्योर हो गया। तो एक परिभाषा लिखेंगे और हम जो परिभाषा लिखेंगे साइंस के अकॉर्डिंग, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड्स के बीच बने उप सह संयोजक आबंधों की संख्या वाली बात लिखते हैं। किसी उप सह संयोजक
उपसह संयोजक यौगिक में लिगैंड्स एवं CMA। अब इस बात से परेशान हो जाएंगे बच्चे कुछ, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगैंड्स एवं केंद्रीय धातु परमाणु के बीच बने उपसह संयोजक आबंधों की संख्या, उपसह संयोजक आबंधों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। जनरली लोग करते क्या है, हमने काम उल्टा किया है। लोग क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन को लिखते हैं इधर और फिर नीचे उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। लेकिन क्या मैंने क्या समझा कि हम सबसे पहले एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जब मुझे समझ में आ जाएगा तो हम इसको डेफिनेशन लिखना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है, फिर हम वही डेफिनेशन लिख देंगे। तो डेफिनेशन आप कभी कभी क्या होता है, इस परिभाषा को आप पूरा नहीं ध्यान रखते, केवल इस चीज को ध्यान रख के ही उपसह संख्या निकालते हो। वैसे भी डेफिनेशन में आपको क्या बताऊं, बहुत कम इंपॉर्टेंट रहेगा सूत्र को देखकर उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का कैलकुलेशन करके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, यह ज्यादा पूछा जाएगा आपसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाए। इसके बाद एक और आर्टिकल आता है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, चाहे ऑक्सीकरण संख्या कह दे या ऑक्सीकरण अवस्था कह दे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने जहां से 11th क्लास पढ़ी है आप इसके विषय में ना जानते हो, कहीं भी कुछ भी कितना भी आप कमजोरी से पढ़े हो या जितनी भी कम चीजें पढ़े हो, लेकिन आपने ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था को जरूर पढ़ा है। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, किसी अणु, किसी परमाणु या किसी आयन पर पाए जाने वाले आवेश की जो मात्रा होती है उस आवेश की मात्रा को ही कहते हैं उपसह संयोजक ऑक्सीकरण संख्या। उसको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं। और हम लोगों के यहाँ होता क्या, ऑक्सीकरण संख्या को निकालने की बात आती है। परिभाषा तो मैंने पहले बता दी, किसी अणु, परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उस मात्रा को ही कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। पिछली बार निकल गया था कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो भैया इधर लिखा हुआ है। तो परिभाषा, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं बाद में निकाल के दिखा दूंगा, सबसे पहले तो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, चलो एग्जाम्पल ना लिख के क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, कहता है K4FeCN6 की आपको क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण संख्या। हालांकि ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना कठिन नहीं है, लेकिन मैं क्या सोचता हूं ना, कठिनाई और सरलता को अगर पैमाने पर नापा जाए तो मैं क्या सोचता हूं, वो आर्टिकल सबसे कठिन है जो आपको नहीं आता है, और वो आर्टिकल बिल्कुल आसान है जो आपको आता है। कोई भी आर्टिकल, कोई भी परिभाषा, कुछ भी कठिन नहीं है अगर वो चीज़ आपको आती है। कठिनाई कब होती है, जब आपको वो चीज़ नहीं आती है। पूरे सिलेबस का सबसे कठिन भाग वही था जो आपको नहीं आया, बाकी हर चीज़ आपको क्या लगती है, सरल। तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसा बोल भी नहीं सकते कि ये कठिन है, क्योंकि कठिन इसलिए क्योंकि आपको आ नहीं रहा। वो उस दिन बिल्कुल सरल हो जाएगा जिस दिन आपको वो आता होगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता था, आपको कोई सूत्र दे देगा, वो कहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करो, और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मांगेगा, नॉर्मली है कि केंद्रीय धातु परमाणु की ही मांगेगा। ये कन्फर्म है मेरी ओर से।
कोऑर्डिनेशन नंबर में जो बीच में आपको केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा उसी की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होगी। देखो इसका निकालते कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, क्या किसी व्यक्ति को यह मालूम है पोटेशियम पर कभी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज देखा है आपने? आपको सर बिल्कुल देखा है। के पर एक पॉजिटिव चार्ज देखा है, क्योंकि के पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या ये बात गलत तो नहीं लिखी है? के है कितने आपके पास? तो ये लो भैया 4 का गुना करवा दिया। समझ पा रहे हो? फिर आपको निकालना किसकी ऑक्सीकरण संख्या? Fe की। तो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसको आप काहे से लिख दोगे? X से, क्योंकि इसकी तो निकालनी है। अब Cn को आप डायरेक्टली पूरा निकाल के लाओगे, ऐसा नहीं करोगे C को अलग देख रहे हैं N को अलग देख रहे हैं, ये परेशानी है। आपने लिगेंड्स के फॉर्म में Cn को लिखा देखा है? आप खुद ध्यान से देख सोचिए कि Cn पर पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज था या कोई भी चार्ज नहीं था? आप कहोगे सर जी Cn पर था, सिंगल चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। तो हम तुमसे कहेंगे बेटा अगर सिंगल निगेटिव चार्ज था, ऐसी कंडीशन पर कितने Cn हैं? 6, तो 6 से गुना कर दो। सिंगल निगेटिव चार्ज था क्योंकि 6 बार है, 6 से गुना कर दिया और बराबर के दूसरी ओर क्या लिख दिया? 0। अब कह रहे सर जी बराबर की दूसरी ओर क्यों 0 लिख दिया? क्योंकि इस पूरे सूत्र में ऊपर मुझे कोई भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं 0 लिख दूंगा। अगर वहां डबल प्लस चार्ज लिखा होता तो मैं बराबर की दूसरी ओर +2 लिख देता। अगर यहां मुझे 2 बार माइनस चार्ज दिख रहा होता, मैं बराबर की दूसरी ओर -2 लिख देता, मैं 0 ना लिखता उस समय। 0 तो इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि दूसरी ओर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा ऊपर। बेटा इसको अगर हल नहीं कर पाए बेकार है। अब तो बेटा 6 काहे का हो जाएगा? माइनस का। 4 काहे का होगा? प्लस का। घटा लोगे तो -2 आया, जो कि बराबर के दूसरी ओर जाते ही क्या बन जाएगा? +2। अर्थात Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो जानते हो कितनी है? +2। चिन्ह के साथ लिखना, ऐसे डायरेक्ट लिख कर मत आ जाना कि पता लगा आपने देखा बस सीधे लिख दिया कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 2 है। देखो अभी थोड़ा सा इसमें से थोड़ा और चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। देखो इसका तो निकाल लोगे, एग्जाम में पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आपसे पूछे, इसलिए भैया मैं तो कहता हूं कि सारी चीजों को तैयार करके रखना। देखो आपसे पूछ रहा है पीटी, और पीटी के बाद आपसे पूछ रहा है En का होल ट्वाइस, और ऊपर बेटा लिखा हुआ है माइनस चार्ज, इस पर लिखा है प्लस चार्ज 2। ऐसा क्वेश्चन लिख करके आ गया। कहता है भैया इस उपसेचन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। अगर इसमें ऑक्सीकरण संख्या डिमांड भी करेगा, जानते हो किसकी ऑक्सीकरण संख्या मांगेगा? पीटी की, और किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं मांगेगा क्योंकि यही केंद्रीय धातु परमाणु है। बेटा पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिख लीजिए? X। अगर आपसे En की मांगेगा तो En को तो एथिलीन डाइअमीन कहते थे। आपको यह ध्यान देना है एथिलीन डाइअमीन पर क्या अभी तक कभी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपने देखा है? चार्ज नहीं देखा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखे लेकिन चार्ज मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो चार्ज की अमाउंट कितनी है? 0। और En है कितने? 2। बेटा बराबर के दूसरी ओर आपको लिख देना है +2, क्योंकि देखो यहां पॉजिटिव चार्ज 2 बार है ना, +2 कर दिया आपने। आप जल्दी से एक काम करोगे, क्या x की वैल्यू निकाल पाओगे? +2 ही आएगा। पूछेगा सर जी x की वैल्यू +2 क्यों आ रही है? भैया ये तो वैल्यू 0 ही हो गई, +2 ही तो बचा। आप बताओगे कि प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितनी लिख दें? +2 है। चलो अगर ये काम कर चुके हो तो एक क्वेश्चन अपने लिए लिख लो। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। चलो देखो CrC2O4 का होल ट्वाइज, NH3 का होल ट्वाइज, 2 दूना 4, 2 6, 4 में से
4। ठीक है, ये देखो। अब मैं आपको हिंट्स दे, अच्छा वैसे किसका डिमांड करेगा ऑक्सीकरण संख्या? क्रोमियम का। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करिए। ऐसा लिख करके आया होगा। क्रोमियम की कितनी करोगे? X। ये C2O4 है ऑक्सिलेटो ग्रुप, और ऑक्सिलेटो ग्रुप पर आपको यह रखना है कि नेगेटिव चार्ज आया था कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज आया है कि नहीं। अगर कोई चार्ज आया भी है तो कितनी बार आया है, सोचो। जो मुझे याद है मैं उसको बता। एक C2O4 में 2 निगेटिव चार्ज थे, तो 2 तो निगेटिव चार्ज थे, इनटू किसका कर दोगे? 2 का। NH3 पे निगेटिव चार्ज था? बिल्कुल भी नहीं, तो उसमें 0 ही रहेगा। करके देखना ना है तो यार बताना, फिर नहीं बाकी हम सभी बता देंगे यहीं से, तो फिर तुम क्या करोगे जाके? और एक काम कर लो, देखो थोड़ा सा अच्छा करो। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। जो परिभाषाएं इस समय मेरे पीछे लिखी हुई हैं भैया, इनका केवल नाम बहुत होता है। नाम आप केवल पढ़ लें, आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। कहता है समरूप और असमरूप संकुल क्या होते हैं? समरूप को कहते हैं होमोलिप्टिक एंड असमरूप को कहते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। समरूप क्या होते हैं? अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा उपसह संयोजक संकुल मिल जाए जिसमें जितने भी लिगेंड लगे हैं वो सब एक ही जैसे हों। जैसे आपको एक फॉर्मूला मिला FeCN6, इसमें लिगेंड क्या था? Cn। 6 के 6 बार लिगेंड Cn ही है, एक ही लिगेंड हर बार आया 6 बार। और इस फॉर्मूले में देखोगे तो NH3 भी कितनी बार आया है? 6 बार। तो NH3 लिगेंड है, वही लिगेंड 6 बार आया है, अर्थात जितने भी लिगेंड हैं वो सब आपस में कैसे हैं? समान। तो कहता है जिस संकुल में सभी लिगेंड एक जैसे होते हैं उन संकुल को आप कहते हो समरूप संकुल। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा संकुल मिल जाए जिसमें सभी लिगेंड एक जैसे ना हो बल्कि अलग अलग प्रकार के लिगेंड उसमें जुड़े हों, जिसको कैसे लिखा जाएगा? जिस संकुल के सभी लिगेंड एक जैसे नहीं होते हैं उसको असमरूप संकुल कहते हैं। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, Pt लिखा है, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु। क्या इसमें से जितने भी लिगेंड लगे वो सब एक जैसे हैं? नहीं, अलग अलग हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, हम इसको कहेंगे असमरूप संकुल। अच्छा, एक और संकुल आपके सामने लिखा है, इसमें क्रोमियम तो हो गया भैया केंद्रीय धातु परमाणु, Cl और H2O। इसमें एक प्रकार का लिगेंड ये है दूसरे प्रकार का लिगेंड। तो क्योंकि इसमें भी अलग अलग प्रकार के लिगेंड आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी है असमरूप संकुल, जिसमें एक ही लिगेंड हर बार आ जाए, समरूप संकुल। अगर लिगेंड बदल बदल कर आए या अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो तो असमरूप संकुल। परिभाषा पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, जाना का मतलब है उसको याद करने के लिए कॉपी उठाकर नहीं देखना है कभी। ध्यान कहां से देना है? नाम और एग्जाम्पल से। नाम देख लो, समरूप का मतलब समान टाइप के लिगेंड, और असमरूप का मतलब है अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं संकुल में। इसके बाद एक और चीज पूछता है, कहता है एक केंद्रक और बहुकेंद्रक संकुल। एक केंद्रक को कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और बहुकेंद्रक संकुल को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। भैया बिल्कुल आसान सी बात है, कोई भी ऐसा संकुल, ऐसा उपसह संयोजक यौगिक जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होगा, एक केंद्रक संकुल कहलाएगा। और जिसमें 2 केंद्रीय धातु परमाणु होंगे या 3 केंद्रीय धातु परमाणु होंगे या 4 केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, उसको कहेंगे बहुकेंद्रक संकुल। अगर परिभाषा मांगेगा, वे संकुल जिसमें केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, एक केंद्रक संकुल कहलाता है। बेटा इस पूरे फॉर्मूले को देखो, केंद्रीय धातु परमाणु कितनी बार आया है? 1 बार। Fe कितनी बार लिखा है? 1 बार। इस पूरे फॉर्मूले को देखो, केंद्रीय धातु परमाणु सिल्वर है, कितनी बार आया है? 1 बार। वे संकुल जिसमें एक से अधिक बार केंद्रीय धातु परमाणु आता है या एक से अधिक होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, आप इसको बहुकेंद्रक संकुल कहते हैं। कहता है बहुकेंद्रक संकुल में से एक से ज्यादा बार केंद्रीय धातु परमाणु आता है। यह फॉर्मूला पूरा एक है यहां से यहां तक।
इसमें दो केंद्रीय धातु परमाणु है, एक प्लेटिनम यहां पर और एक प्लेटिनम यहां पर। एक केंद्र ये बनेगा और एक केंद्र ये बनेगा, क्योंकि केंद्र एक से ज्यादा हो गए, बहुकेंद्रक हो गए। इसमें भी आप देखोगे तो क्रोमियम पहले वाले हिस्से का केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम और दूसरे वाले हिस्से का केंद्रीय धातु परमाणु जिंक। तो इसमें भी दो केंद्रीय धातु परमाणु हो गए, ऊपर भी दो केंद्रीय धातु परमाणु थे, नीचे भी दो केंद्रीय धातु परमाणु हो गए। इसका मतलब ये बहुकेंद्रक संकुल है, उपसय संकुल है। तो बस इतनी बातें जान लेनी जरूरी थी। हालांकि मैंने क्या बताया कि इन चीजों को आप नाम से ही देखकर, एक केंद्रक का एक मतलब है एक केंद्रीय धातु परमाणु, बहुकेंद्रक का मतलब है एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु वाला संकुल। तो एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, बाकी घटना को पढ़ते हैं फिर अगली क्लास में सोमवार वाले दिन।